नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी तैयारी के क्रम में आज हम सॉल्व कर रहे हैं हिंदी साहित्य के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। यह आपका टेस्ट पेपर नंबर 13 है। इससे पूर्व 12 टेस्ट पेपर या प्रैक्टिस सेट हम हिंदी विषय एवं साहित्य के सॉल्व कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत भाषा विज्ञान और हिंदी की अन्य गद्य विधाएं जैसे उपन्यास, कहानी, निबंध सभी के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। और यह आज का जो प्रश्न पत्र है यह मिले जुले स्वरूप को लेकर है, यानी इसमें सभी कालों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो हाल ही की परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनका संकलन है। तो आइए देखते हैं। कक्षा को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, बार बार मैंने आपको यही बात समझाई है कि प्रश्नों को थोड़ा सा घुमाकर यदि परीक्षक पेपर में दे देता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने पढ़ाई नहीं की या हमने तैयारी नहीं की। थोड़े से शब्दों के हेर फेर से प्रश्न को देखते ही आप घबरा जाते हैं और आपको लगता है कि पढ़ाए हुए में से कुछ नहीं आया, अर्थात जो आपने पढ़ा है, जिस बुक को आपने पढ़ा है उसमें से कुछ नहीं आया। इसलिए कहना चाहूँगी, ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि जो अभी यूपीटीसीटी का पेपर हुआ उसमें 2 प्रश्न बच्चन की बुक से पूछ लिए गए। तो सब में आप लोग सबके नहीं, बच्चन को तो पढ़ना ही अनिवार्य है, ये आप लगा के बैठ गए और बच्चन की बुक खरीद कर पढ़ रहे हैं सिर्फ 2 प्रश्नों के लिए। 125 प्रश्न में से 2 प्रश्न बच्चन से पूछ लिए तो आपको लगा कि बहुत बड़ा फेरबदल हो गया, लेकिन बाकी 123 प्रश्नों की तैयारी पर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अपने को थोड़ा सा दिमाग को स्थिर कीजिए, अपने मन को, और आगे की जो आपकी जूनियर एडेड वाली या जो अन्य जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती है, जो भी पेपर है, आरपीएससी वाला जो पेपर है, इन सभी पर ध्यान केंद्रित कीजिए। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कब आरंभ की थी? सही उत्तर है संवत 1631। सही उत्तर है संवत 1631। इस प्रश्न को यूपीपीसीटी में हाल ही में जो आयोजित हुई है उसमें कैसे पूछा, ये देखिए। 40वें नंबर का प्रश्न देखिए, वैसे पूरा पेपर मैं प्लेलिस्ट में डाल चुकी हूँ, देख लीजिएगा। संवत 1631 करौ कथा हर पद धर सीसा, उपर्युक्त पंक्तियों में किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचना काल का संकेत किया गया? सही उत्तर है रामचरितमानस। और हमने यहाँ क्या पढ़ा? तुलसीदास ने रामचरितमानस की स्थापना की रचना कब प्रारंभ की? संवत 1631। तो बस इतना ही। अगर आपको एक प्रश्न का उत्तर पता है तो फिर आप उस प्रश्न का उत्तर भी आराम से कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको यही समझाना चाह रही थी कि प्रश्न का स्वरूप बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता यदि आपको तथ्यात्मक जानकारी सही है। तो आगे देखते हैं, भक्तमाल किस भक्त कवि की रचना है? सही उत्तर है नाभादास। कुछ प्रश्न रिपीट भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसे भी हम प्रश्न पत्रों से इन प्रश्नों को कलेक्ट करते हैं तो वो सब एक ही प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर में, नेट में, पीजीटी में, तो वो रिपीट भी होते रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तुलसीदास की भक्ति की भावना, दास्य भाव की भक्ति तुलसीदास करते थे। कृष्ण भक्ति काव्य में कथा का मूल स्रोत क्या है? श्रीमद् भागवत। कृष्ण का वर्णन कहाँ था? श्रीमद् भागवत में। सूर्य रचित भ्रमर गीत में गोपियां किससे तर्क वितर्क करती हैं? सभी जानते हैं, उद्धव जी से करती हैं। मेरी तिब्बत यात्रा नामक जो यात्रा वृतांत है वो मैं आपको करवा रही थी, लेकिन आप लोगों के बार बार कमेंट आ रहे हैं कि मैम प्रैक्टिस सेट्स करवा दीजिए, तो इसीलिए बीच में ये करवा रही हूँ। तिब्बत यात्रा आपका मैं पूरा करवाऊंगी, तो आप प्लीज़ परेशान ना हो कि तिब्बत यात्रा मैंने बीच में छोड़ दिया। छोड़ा कुछ नहीं है, पूरा करवा दूंगी, लेकिन पिछले पढ़े हुए का रिवीजन भी जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य में प्रमुखतः किस काव्य शैली का प्रयोग हुआ है? तो हम सभी जानते हैं गीति काव्य शैली का। ठीक है, कृष्ण भक्ति के जो गीत लिखे हैं भक्त कवियों ने वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। मीरा के पद, सूरदास के पद तो दैनिक जो हमारी आराधना है उसमें भी हम गाते हैं। रस खान का मूल नाम क्या था? सभी जानते हैं, ऑप्शन ख सैयद इब्राहिम। ठीक है, ऑप्शंस की जहां आवश्यकता नहीं है वहां नहीं पढ़ूंगी, जहां आवश्यकता होगी पढ़कर व्याख्या करके बताऊंगी। राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक थे हित हरिवंश। ऑप्शन नंबर 1 हित हरिवंश। मीराबाई के पति का नाम भोजराज। और मीरा की भक्ति भावना कौन सी थी? किस भाव की भक्ति थी? माधुर्य भाव की। पुष्टि मार्ग का मूल आधार क्या है? भगवान का
अनुग्रह। पुष्टि मार्ग का मूल आधार क्या है? भगवान का अनुग्रह प्राप्त करना या भगवान की पुष्टि प्राप्त करना, तो ये पुष्टि मार्ग का मूल आधार है। अब पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन है? बल्लभाचार्य। बल्लभाचार्य किसके गुरु थे? सूरदास जी के गुरु थे। और बल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने किसकी स्थापना की थी? अष्टछाप की स्थापना की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूरदास की किस रचना में दृष्टकूट पदों की रचना हुई है? तो सूरदास की जो रचना है ना, साहित्य लहरी, ठीक है, सूर सागर में तो भ्रमर गीत आता है, लेकिन जो साहित्य लहरी है इसमें दृष्टकूट के पद लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा? सूरदास को। ठीक है, नेट परीक्षा में भी ये रिपीट हुआ था, अभी वाली जो हुई थी, कि विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा? सूरदास को। जब सूरदास की मृत्यु हुई थी तो जो बल्लभाचार्य के पुत्र थे ना विट्ठलनाथ, इन्होंने अष्टछाप की स्थापना करी थी 1565 में। तो ये क्या कहते हैं? पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाय कछु लेना होए सो ले लियो। ठीक है, आगे देखते हैं। सूरदास वात्सल्य रस के एक छत्र सम्राट हैं, कथन किसका है? यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आगे का प्रश्न देखते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने वाले हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ये जो 244 या 245 प्रश्न नंबर देखे तो नंबर पर नहीं जाइएगा, ठीक है। ये आपका टेस्ट पेपर 13 है, तो मतलब प्रत्येक टेस्ट पेपर में हमने 100 प्रश्न सॉल्व करे हैं, तो 1200 प्रश्न हम हिंदी साहित्य के कर आए हैं। ठीक है, अभी तक जो विद्यार्थी नए हैं, जिन्होंने नहीं देखा है, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे कहना चाहूँगी आप एक बार चैनल पर जो प्लेलिस्ट उपलब्ध है उसको चेक करें। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल की पुस्तक, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक पूरी मिल जाएगी। बाकी आपके निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास वगैरह जो भी लगे हुए हैं सबके सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आपके परीक्षा में जितनी भी कविताएं लगी हुई हैं, असाध्य वीणा, चाहे अंधेरे में या राम की शक्ति पूजा, जो कुछ भी लगा हुआ है सब कुछ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मध्यकालीन काव्य, कबीर हैं, अब याद तो नहीं आ रहा है कौन कौन सी प्लेलिस्ट बनी हुई है, बट सब कुछ मैं करवा चुकी हूँ लगभग 1-2 चीज़ों को छोड़कर। नोट्स, पुराने पेपर, सब कुछ, आरपीएससी के पुराने पेपर भी मिल जाएंगे, नेट के पुराने पेपर भी मिल जाएंगे, और पूरे मिल जाएंगे। बस आपको प्लेलिस्ट चेक करनी है और चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, यदि अभी तक नहीं कर रखा है। साथ ही साथ आपके अन्य मित्र किसी भी परीक्षा की हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियोस अपने व्हाट्सएप से अधिक शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन से नहीं है? प्रश्न गलत लिखा हुआ है, लिखा होना चाहिए रीति मुक्त कवि, या तो पूछना चाहिए कि रीति मुक्त कवि कौन है या रीति सिद्ध कवि कौन है। अब देखिए, चिंतामणि और केशवदास ये दोनों रीतिबद्ध कवि हैं। घनानंद रीति मुक्त कवि हैं और बिहारी लाल रीति सिद्ध कवि हैं। तो ये तीनों प्रकार के कवि हैं और ये प्रश्न ही थोड़ा सा गलत है। आगे देखते हैं। केशवदास का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ओरछा में हुआ था केशवनाथ का जन्म। केशवदास के किस ग्रंथ में ज्ञान वैराग्य का वर्णन हुआ है? विज्ञान गीता। वर्तमान में जो बदलती परीक्षा पद्धति है इसमें ग्रंथ और ग्रंथकार से ज्यादा, उसके लेखक से ज्यादा क्या पूछा जाता? वर्ण विषय। ध्यान देंगे, ज्ञान वैराग्य का वर्णन केशवदास के विज्ञान गीता नामक ग्रंथ में हुआ है। केशवदास की किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो केशवदास की जो रचना है रामचंद्र का, उसको छंदों का अजायब घर किस कहा जाता है? क्या कहा जाता है? छंदों का अजायब घर कहा जाता है, और फुटकल कवित्तों का संग्रह भी कहा जाता है। छंदों का अजायब घर शायद राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है। चेक करके मैं आपको बताती हूँ। रसनिधि कवि का वास्तविक नाम क्या था? पृथ्वी सिंह। केशव की रामचंद्रिका की वह कौन सी विशिष्ट उपलब्धि है जो अन्य राम कथा में दुर्लभ है? मार्मिक प्रसंगों की योजना। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आपको शुक्ल की पुस्तक पढ़नी चाहिए। हालांकि यहाँ ये नहीं कह रहा कि शुक्ल के अनुसार, लेकिन जो उत्तर है ये उत्तर शुक्ल के अनुसार है। शुक्ल के जब आप पढ़ेंगे भक्ति काल, तो उसमें जो केशवदास वाला प्रसंग पढ़ेंगे वहां पर साफ लिखा हुआ है कि केशवदास की विशेषता है मार्मिक प्रसंगों की योजना। जैसे परशुराम लक्ष्मण का संवाद है, भरत मिलाप, तो उन प्रसंगों का बहुत सुंदर वर्णन केशव ने किया है। हालांकि अलंकारों की भरमार है इनके काव्य में, लेकिन ये इनकी विशेषता है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि बहुत अच्छे प्रसंगों का चुनाव इन्होंने किया है और अपनी पूरी
जो कहते हैं ना कि पूरा आचार्यत्व कहिए या पूरा कवित्व कहिए, उसका दर्शन वहां पे करवाया है। रीतिकाल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, नायिका के नक्षिक वर्णन की प्रवृत्ति बिल्कुल सही है। प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन प्रधानता, यह भी सही है। प्रबंध और मुक्तक काव्य की रचना, ये ब्रिज भाषा का प्रयोग भी सही है। देखिए, प्रबंध काव्य इतना यहाँ पर नहीं लिखा गया है, रीतिकाल के अंतर्गत इतना प्रबंध काव्य नहीं लिखा गया, तो ये ग वाला गलत है। अगर मुक्तक काव्य होता तो ये सही हो, सिर्फ मुक्तक काव्य होता तो सही हो जाता। भारतेंदु युग में कौन सी काव्य भाषा प्रमुख थी? ब्रज भाषा। भारतेंदु युग में काव्य की पूछ रहा है, तो काव्य की भाषा ब्रज थी। देखिए, ध्यान दीजिएगा, शुक्ल की पुस्तक करवाते समय भी बताया है, दोबारा बता रही हूँ, भारतेंदु युग में खड़ी बोली केवल गद्य की भाषा थी, लेकिन काव्य भाषा, कविता की भाषा पूछेगा तो ब्रज भाषा की प्रधानता रही है। आधुनिक काल में किस कवि को सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई? तो श्रीधर पाठक जी को सुकवि कहा जाता है। श्रीधर पाठक जी को सुकवि कहा जाता है। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता थी? भारतेंदु युग की, है ना। भीतर भीतर सब रस चूसे, क्यों सकी साजन नहीं शराब, इस तरीके का था ना। आगे देखते हैं। जपो निरंतर एक जवान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो यह प्रताप नारायण मिश्र की उक्ति है। प्रहसन से संबंधित इनकी रचनाएं ज्यादा हैं। जपो निरंतर एक जवान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु युग की समय सीमा कौन सी सही है? सर्वाधिक मान्य कौन सी है? 1857 से 1900 ईस्वी। याद रखने की ट्रिक है, 1850 पे नहीं जाइएगा, भारतेंदु का जन्म वर्ष है। देखिए, 1857 में क्या हुआ था? 1857 की झांसी की रानी क्रांति याद है ना आपको, प्रथम स्वतंत्र संग्राम, बस उसी से याद कर लीजिएगा। वहीं से भारतेंदु युग का हम प्रारंभ मानते हैं। समय सीमा है 1857 से 1900। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न यदि आपको अच्छे लग रहे हैं, वैसे निश्चित तौर पे आपको अच्छे लग रहे होंगे, वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं जिससे कि अधिक से अधिक वीडियो सर्च में नहीं आ पाता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए ताकि हमारे वीडियोस भी, यानी आपके और मेरे वीडियोस भी, अब आप देख रहे हैं तो आपके भी हुए। ठीक है, तो ये चैनल मेरा अकेले का तो हो नहीं सकता, हमारा चैनल है, तो ये थोड़ा सा ग्रो करे, इसके लिए आप वीडियोस को लाइक करें और प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है अपने मित्रों में वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा। भारतेंदु ने अपनी किस रचना में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रेरणा दी? प्रबोधनी। प्रबोधनी में इन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रेरणा दी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस संप्रदाय से संबंधित थे? सखी संप्रदाय से ये संबद्ध थे, यानी जुड़े हुए थे। द्विवेदी युग का कवि कौन सा नहीं है? तो राधा कृष्णदास द्विवेदी युग के नहीं है, ये मैथिली कह रही हूँ, भारतेंदु युग वाले मंडल में थे, तो द्विवेदी युग के कवि नहीं है, राधा कृष्ण नहीं। अब कौन कौन से हैं? मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियो, दो तो प्रमुख कवि हैं द्विवेदी युग के, और जगन्नाथ दास रत्नाकर, यह भी द्विवेदी युग के ही हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हिंदी कविता में स्वच्छंदतावाद के प्रथम कवि कौन से हैं? श्रीधर पाठक। हिंदी कविता में स्वच्छंदतावाद के प्रथम दर्शन जिसके काव्य में होते हैं वह है श्रीधर पाठक, है ना। एकांतवासी योगी, हरमिट का अनुवाद, कुछ याद आया? शुक्ल की पुस्तक में काफ़ी अच्छे से मैंने विस्तार से पढ़ाया है। कश्मीर सुषमा, सौ में उच्चारण में गलती हो रही थी। कश्मीर सुषमा किस कवि की सबसे प्रसिद्ध रचना है? श्रीधर पाठक की। द्विवेदी युग का सर्वमान्य समय क्या है? सन 1900 से 1918। द्विवेदी युग का सर्वमान्य समय है 1900 से 1918। द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर हुआ है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का कवि कौन सा नहीं है? तो जैसा कि मैंने कहा, हरिओद और मैथिली शरण गुप्त दो तो प्रमुख हैं, रामनरेश त्रिपाठी हैं ही, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं ही, अब कौन बचे? माखनलाल चतुर्वेदी, तो यह द्विवेदी युग के नहीं है। द्विवेदी युग के किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास दिखाई देता है? तो मुकुटधर पांडे, है ना। छायावाद के लगभग प्रवर्तक भी इनको शुक्ल ने माना है, तो पूर्वाभास है। पूर्णतः इनकी रचनाओं में छायावाद तो नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आभास है। कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो वैदेही वनवास, चौखे चौपदे, चुभते चौपदे, प्रिय प्रवास, ये सभी रचनाओं के किसकी हैं? ये हरिओद जी की रचनाएं हैं। यशोधरा, द्वापर, पंचवटी या मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। गंगावतरण काव्य के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। पूछा जाता है भाई, उद्धव शतक
आगे पढ़िए। सरस्वती के संपादक के पद पर महावीर प्रसाद द्विवेदी का कार्यकाल 1903 से 1920, 1903 से 1915 नहीं लगाई आएगा, 1903 से 1920। साकेत महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 12। साकेत महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 12। प्रिय प्रवास महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? प्रिय प्रवास महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 17। एक और नहीं है, मैं बना के पूछ ले रही हूँ। कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15। साकेत में 12, कामायनी में 15, प्रिय प्रवास में 17 पूछे जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युग के किस कवि को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की किस रचना ने देश में राष्ट्र प्रेम की धूम मचा दी? भारत भारती। जो विद्यार्थी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आपके जो निबंध लगे हुए हैं ना सिलेबस में, कविता क्या है या रामचंद्र शुक्ल के जितने भी निबंध हैं वो आपको शुक्ल वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बाकी जो अन्य राइटर्स के निबंध हैं वो निबंध वाली प्लेलिस्ट में बन जाएंगे, कहानी मिल जाएंगे, कहानी वाली प्लेलिस्ट में सभी कहानी मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। परीक्षा नज़दीक है तो परीक्षा के पुराने पेपर प्रैक्टिस सेट के रूप में ज़रूर लगाइए। इसके अलावा ये जो प्रैक्टिस सेट्स मैं करवा रही हूँ इनके प्रश्न भी आपको अवश्य ही करने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त की किस रचना ने, ये हो चुका। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी। और दूसरे राष्ट्र कवि कौन है? दिनकर। द्विवेदी युग के किस कवि का नाम पूर्ण था? राय देवी प्रसाद पूर्ण। राय देवी प्रसाद पूर्ण। देवी का प्रसाद कैसा है? पूर्ण है, अधूरा नहीं है। जयशंकर प्रसाद की किस रचना में सर्वप्रथम छायावादी प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं? झरना। मेरे सीने में भी झरना है, बस इतनी बात का तो मरना है। आगे बढ़ते हैं। ये छोटी सी 12th की बुक में लिखी हुई पंक्तियां जो आज याद आ गई। छायावाद का सर्वसम्मत समय इनमें से कौन है? 1918 से 1938। सारे समय भारतेंदु का, द्विवेदी का, सब करवा दिया सारे युगों के, कंफ्यूज नहीं होना अगर ऐसा प्रश्न आता है। छायावाद का 1918 से 1938। नवीन किस कवि का उपनाम है? बालकृष्ण शर्मा नवीन। ऑप्शन ए। छायावाद के कवियों की श्रेणी से बाहर कौन कवि है? तो माखनलाल चतुर्वेदी ये राष्ट्रीय धारा के छायावाद के नहीं है। प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा ये छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ हैं। एक भारतीय आत्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। निराला किस पत्र के संपादक थे? मतवाला। तो 50 प्रश्न हो गए हैं। आगे दूसरा टेस्ट पेपर देखते हैं, यानी हमारा तो एक ही होगा, पर ये जो मेरा नोट्स का बंडल है इसमें ये दूसरा है, क्योंकि एक टेस्ट पेपर में 50 प्रश्न है। तो देखते हैं हमारा कितना 1251वें नंबर का यह प्रश्न होगा। सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना पर ज्ञानपीठ प्राप्त हुआ था? चिदम्बरा। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ प्राप्त हुआ था। यह भी शायद पीजीटी के पेपर में ही पूछा हुआ प्रश्न है कि प्रथम ज्ञानपीठ से पुरस्कृत रचना कौन सी, ऐसा ही करके कुछ हुआ था। एक सेकंड देखते हैं। हाँ जी, थोड़े थोड़े से प्रश्न देखिए। अब ये पीजीटी का पेपर मेरे पास है, इसीलिए देखिए। विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है? केशव दास। और विज्ञान गीता का वर्ण विषय अभी इसी टेस्ट पेपर में मैंने बताया। कुल मिला के देखिए चीजें वही है, थोड़ा सा प्रश्न को घुमा देते हैं और आप लोगों को लगता है कि ये तो पढ़े हुए में से ही नहीं आया, ये तो पता नहीं कहाँ से पूछ लिया। आप लोग बिल्कुल घबरा जाते हो पेपर को देखते ही। नेगेटिव जहाँ विचार आ जाते हैं ना, वहाँ आधी जंग तो आप पेपर को देने से पहले ही हार जाते हो। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर पूछ रहा है किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? अब ये है चिदम्बरा। और यहाँ पर ये पूछ रहा है ज्ञानपीठ, सॉरी देखते हैं थोड़ा सा, हाँ अब साफ दिखेगा। ये पीजीटी का लिया हुआ बैठी हूँ इसीलिए कह रही हूँ। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति है चिदम्बरा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति कौन सी है? चिदम्बरा। तो दोनों का लगा सकते हो ना आप। जब आपने यहाँ ये पढ़ लिया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है चिदम्बरा को, सुमित्रा नंदन पंत की को, तो फिर ये वाला प्रश्न भी तो आप कर लेंगे ना। इसके लिए अलग से इसी तरीके से लिखना तो आवश्यक नहीं है ना, ठीक है। तो मैं जो चीज़ आपको समझा रही हूँ समझने की कोशिश कीजिए कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। फिर प्रश्न को किसी भी तरीके से घुमाकर पूछिए, उसका सही उत्तर देने में आप बिल्कुल सक्षम होंगे। आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ मिला? यामा पर। महादेवी वर्मा की जो रचना थी यामा, उस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। छायावाद युग में रहस्य व्यंग्यकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? बेढ़ब बनारसी। बनारसी जो है ना, जो बेढ़ब बनारसी के नाम से जो लिखते थे, तो ये जो बनारसी दास हैं ये छायावादी युग में रहस्य व्यंग्यकार के रूप में प्रसिद्ध है। अब छायावाद से हटकर जब प्रश्न बनता है छायावाद युग से, तो वो इस तरीके का बनेगा। आगे देखते हैं। 15 अक्टूबर 1961 में किसका निधन
हुआ। तो 15 अक्टूबर 1961 में भारतेंदु हरिश्चंद्र हमें छोड़कर चले गए 34 वर्ष की अल्पायु में ही, और इतनी सी अल्पायु में तमाम नई नई गद्य विधाओं का इन्होंने आविष्कार करके रख दिया और बहुत कुछ हमारे लिए छोड़ गए हैं। आगे देखते हैं, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? अज्ञेय। अज्ञेय किस तार सप्तक के कवि हैं? पहले तार सप्तक के। तार सप्तक क्या है? कवियों का कविता संग्रह। प्रयोगवादी काव्य में समाज के किस वर्ग को काव्य रचना का विषय बनाया गया है? तो प्रयोगवाद में जो काव्य रचना का विषय है वो मध्यम वर्गीय समाज है। प्रगतिवाद यदि पूछेगा तो आप निम्न वर्ग पे आ जाएंगे, शोषित वाला, पूंजीपति, शोषित, निम्न वर्ग, ये सब प्रगतिवाद की विशेषता है। लेकिन जब बात करेगा प्रयोगवाद की तो मध्यम वर्ग की। प्रयोगवादी कवियों को नई राहों के अन्वेषी कवि किसने कहा है? अज्ञेय ने। ये प्रश्न भी घुमा फिराकर पीजीटी में पूछा गया था। तो आज पीजीटी का पेपर बस ये रहा कि 12 तक ही मैं करवा पाई थी। अगर ये 13वें नंबर का टेस्ट पेपर मैं करवा देती तो शायद आपको 2-4 प्रश्नों की और मदद मिलती। यूपी टीजीटी पीजीटी में खैर कोई बात नहीं। जूनियर एडेड, जीआईसी, प्रवक्ता, बहुत सारी परीक्षाएं एलटी ग्रेड और दोबारा से आने वाली हैं, उन सब के लिए आप चेक कर लीजिएगा। ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं डालती हूँ तो आप चैनल पे वीडियोज ही नहीं देखते, ये सबसे गलत बात है। ठीक है, ठीक है, हमारा चैनल बहुत बड़ा नहीं है, हम कोई बहुत बड़ी कोचिंग नहीं चलाते, लेकिन किसी भी चैनल को आप सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज मत करिए कि उस पर सब्सक्राइबर कम है। आप बस ये देखिए कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट में मैटर है या नहीं। तो मुझे लगता है जितनी भी परीक्षार्थी आप मेरे चैनल से जुड़े हो, किसी भी राज्य से हो, आपकी परीक्षाओं के अकॉर्डिंग बहुत सारा मैटर चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो आप ज़रूर देखें। ठीक है, यदि वीडियो किसी दिन नहीं आ पा रहा है तो वो इतना है मैटर कि आप वहाँ से तैयारी कर सकें। इधर उधर भटकने की बजाय जितना आपको इस चैनल पे मिल रहा है उतना सब कुछ इस चैनल से करिए। बाकी जो नहीं मिल रहा उसके लिए आप अन्य साधन इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखते हैं, सुमन किस कवि का नाम है? शिव मंगल सिंह सुमन। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? तो साम्यवाद। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? साम्यवाद। ठीक है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रेमचंद थे। नरेश मेहता को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो सबसे पहले तो नरेश मेहता की रचनाएं देख लेते हैं। एक तो है संशय की एक रात, महाप्रस्थान, बनपाखी सुनो और संपूर्ण रचनाक्रम। तो उनको संपूर्ण रचनाक्रम पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संशय की एक रात किसके संशय पर आधारित है? राम के एक संशय पर। बनपाखी सुनो बहुत ज्यादा पूछी जा रही है आजकल। धूमिल किस कवि का उपनाम है? सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा पांडे का उपनाम है धूमिल, और इनके उपनाम इतने प्रसिद्ध हुए हैं कि इनका मूल नाम कोई जानता ही नहीं है। धूमिल की रचनाएं संसद से सड़क तक, है ना, कल सुनना मुझे, ये सब रचनाएं इनकी हैं। सांप तुम सभ्य तो नहीं किसकी कविता है? अज्ञेय की। नेट परीक्षा में पूछा गया था। रघुवीर सहाय किस तार सप्तक के कवि है? नेट परीक्षा से मेरा तात्पर्य होता है कि हाल ही में जो 1-2 लास्ट वाली आयोजित हुए उनसे। रघुवीर सहाय किस तार सप्तक के कवि हैं? दूसरे तार सप्तक के कवि। तार सप्तक से संबंधित ट्रिक के साथ वीडियो मैं चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, जिसके माध्यम से आपको सारे तार सप्तक के कवि क्रमबद्ध रूप से याद हो जाएंगे और कभी नहीं भूलोगे। सीढ़ियों पर धूप कविता संग्रह किसका है? रघुवीर सहाय। सीढ़ियों पर धूप, रघुवीर सहाय। धर्मवीर भारती को सपना अभी भी कविता संग्रह पर कौन सा पुरस्कार मिला? व्यास सम्मान। व्यास सम्मान मिला सपना अभी भी पे। धर्मवीर भारती को व्यास सम्मान मिला सपना अभी भी। लंबी कविताओं में फैंटेसी के प्रयोग के लिए कौन चर्चित है? मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की अंधेरे में आरपीएससी के सिलेबस में है। मुक्तिबोध की ब्रह्मरक्षस यूपीएससी के सिलेबस में लगी हुई है, और कई सारी इनकी भूल गलती भी लगी हुई है, शायद झारखंड या उधर के किसी सिलेबस में। तो सब कविताएं आपको चैनल पे मिल जाएंगी। मुक्तिबोध की अलग से प्लेलिस्ट है, देख लीजिएगा। नई कविता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अज्ञेय उत्तर दिया है। वैसे ये डॉक्टर जगदीश गुप्त भी हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा हम चेक करेंगे। ओके, तो उसको मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगी। यहाँ दिया है अज्ञेय। साठोत्तरी कविता के लिए कौन सा नाम प्रचलित है? नई कविता। साठोत्तरी कविता के लिए नई कविता। यात्री नाम से किस प्रगतिवादी कवि ने मैथिली में काव्य रचना की है? तो ये है नागार्जुन। नागार्जुन ने जब मैथिली भाषा में, ये भी अच्छे यात्राकार थे, है ना, तो जब इन्होंने मैथिली भाषा में काव्य रचना की तो नाम लिखा यात्री। मैं ही वसंत का अग्रदूत हूँ निराला। इतनी अच्छी बात कौन कह सकता है? मैं ही वसंत का अग्रदूत हूँ, मुझसे खुशियाँ आएंगी कौन? निराला। आगे देखते हैं, दुख की पिछली रजनी बिच बिकसता सुख का नवल प्रभात। छायावाद की किस काव्य से है? निसंदेह कामायनी की ये
पंक्तियां हैं। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रवास कामायनी, नवल प्रकाश कामायनी की पंक्तियां हैं। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? तो ये संज्ञा दी है डॉक्टर नगेंद्र ने। हरिओ द्वारा ब्रिजभाषा में लिखित काव्य रचना कौन सी है? रस कलश। ब्रिजभाषा में लिखित कौन सी है? रस कलश। हम सभी जानते हैं प्रिय प्रवास सर्वाधिक चर्चित है, लेकिन वो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, वैदेही वनवास में संस्कृत का प्रयोग इन्होंने काफी किया है, तो रस कलश है वो। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। रीतिकाल की कौन सी रचना सर्वाधिक लोकप्रिय? बिहारी सतसई। ये महाकाव्य वाला भी आपका यूपी में पूछा गया है अभी। केशव दास का किस मुगल सम्राट से विरोध हुआ था? सही उत्तर है अकबर। अभी सोशल मीडिया पे हाल ही में इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं, 2 मिनट लूंगी। बहुत जंग छिड़ी हुई है अकबर को लेकर, और उसको लेकर देखिए पता नहीं किसने हमारा साहित्य लिखा, किसने हमारी हिस्ट्री लिखी कि जो हमारा था ना एक गौरवशाली जो परंपरा थी, है ना, हिंदू मुस्लिम झगड़ा करवा कर ही दम लिया। स्वतंत्रता के बाद से पहले सब हिंदू मुस्लिम सिर्फ सब मिलकर रहते थे। हम सब भारतीय हैं, हमारी पहचान भारतीय होनी चाहिए। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये हमारी पहचान नहीं है। हम भारत में रह रहे भारतीय हैं, हम सब भाई भाई हैं। ठीक है, लेकिन इस तरीके का वातावरण उत्पन्न कर दिया गया कि छोटी छोटी बातें भी जातीय संघर्षों में, जातीय झगड़ों में परिवर्तित हो गई। फिर वैसा ही अकबर और इन लोगों के साथ भी किया गया कि महाराणा प्रताप की गौरव गाथा, छोटे छोटे जो छोटी छोटी उम्र में जो लोग शहीद हो गए, उन बच्चों की गौरव गाथाएं पढ़ाने की अपेक्षा हमारे सिलेबस में अकबर ने कहाँ क्या बनवाया, जहांज़ां ने क्या बनवाया, जहांगीर ने, बस इन्हीं सब को हम रटते रहते हैं। सारे परीक्षाओं में देखा जाए ना, जीके के जो पेपर होते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, यही पूछा जाएगा। बनवाया तो बहुत कुछ था, केवल आरपीएससी में राणा कुंभा और इनके प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी आप ऑल इंडिया वाले एग्जाम जब उठाकर देखेंगे ना एग्जाम पेपर, कहीं इनके नाम नहीं आते। तो ये सब एक साजिश के तौर पे किया गया, जिसे बाद के लोग नहीं समझ पाए और हम उस पर लकीर पर, है ना, कहते हैं लकीर की फकीर हो जाना, उसी लकीर को पीटते पीटते यही सब पढ़ने लग गए। तो अब ज़रूरत है कि साहित्य में, ठीक है, आप इनको पढ़ाओ तो ठीक है, न पढ़ाओ तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हमारे जो भारतीय प्रसिद्ध इतिहास के जो योद्धा हैं, जिन्होंने ऐसे काम किए हैं, जिन्हें हमें स्मरण करना चाहिए, जिससे हमारे मन में आशा का संचार हो, जिससे हमें पता चले कि हमारे पूर्वज कितने बलशाली थे, है ना। कहाँ फ़र्क पड़ता है यार, हमारे मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी, उनका नाम लेते हुए तो ये मुसलमान और हिंदू वाला झगड़ा, ये सिर्फ वोटों के आधार पर जो बांटा गया ना, सिर्फ राजनीति के आधार पे हमें अलग कर दिया गया। हम सब भारत में रहते हैं, हम सब भाई बहन हैं, कहाँ उसमें दिक्कत आती है। लेकिन ये सब गलत है, और क्योंकि आप सभी लोग जो इस टेस्ट पेपर को पढ़ रहे हैं वो शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो ठीक है, अब जब सिलेबस में अकबर और ये लगा हुआ है तो ये बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ इस तथ्य को स्पष्ट करें आप कि अकबर ने तो इतने गलत कर्म कर रखे थे, उन सबको छुपा कर, है ना, उसको श्रेष्ठ दिखाया गया। और हमारे जो राजा थे उनको क्या दिखाया गया? दुर्बल, और वो तो व्यभिचार में डूबे थे, वो तो इसलिए हार गए, उसलिए हार गए। कुछ नहीं, कहाँ लौट के जाते? बाबर छोड़ के आ गए थे, हुमायूं अपना देश ये सब छोड़ के आक्रमण किया इन्होंने, तो इनको लौट के फिर ये कहाँ जाते? इसलिए यहीं बस गए। और जबरदस्ती ऐसी स्थितियां, कोई राजपूत अपनी कन्या को जबरदस्ती किसी आक्रांता के साथ विवाह नहीं करने के लिए नहीं कहेगा, लेकिन परिस्थितियां ऐसी इन्होंने उत्पन्न कर दी कि उन्हें अपनी कन्याओं का विवाह अकबर से करना पड़ा। ठीक है, तो ये कोई बहुत इन्होंने अच्छा काम नहीं किया था कि खुश होकर उन्होंने कर दिया। हालांकि हमारे जो बॉलीवुड वाले जोधा अकबर बना के, है ना, एक प्रेम कि वो पता नहीं प्रेम प्रतीक के रूप में जोधा अकबर को प्रस्तुत किया गया, ऐसा एक सीरियल भी आया। भैया प्रेम प्रतीक नहीं, उनके हरम में हजारों रानियां होती थी, और राजपूतों की जो कन्याएं थी ना, उनकी तो इतनी बुरी स्थिति कि उन्हें हरम में स्वीकार उनकी अन्य रानियां भी नहीं करती थी। सिर्फ उपभोग की वस्तु से ज़्यादा कुछ इनके दरबार में इनकी कोई वैल्यू नहीं थी। पर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मतलब सही का साथ दीजिए, अगर आपके पास इस तरीके का कोई मैसेज आता है या लाइक्स का, तो अपनी सही राय रखिए, ठीक है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी सही इतिहास को जान पाए। केशव दास का किस मुगल सम्राट से विरोध हुआ था? अकबर से। कौन सा कवि रीति मुक्त है? तो बिहारी रीति सिद्ध हैं, केशव दास और चिंतामणि रीति बद्ध हैं, घनानंद, आलम, बोधा, ये सभी रीति मुक्त धारा के कवि हैं। भूषण का वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम। सोचिएगा, भूषण इतना प्रसिद्ध हो गया कि हम भूल ही गए कि इनका वास्तविक नाम घनश्याम भी है।
भूषण के काव्य में किस काव्य गुण की प्रधानता है? ओज, है ना, वीरता की रचनाएं लिखते थे। रीतिकाल के किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया? केशवदास को कहा गया। और केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? शुक्ल ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि अलंकारों की भरमार होने के कारण इनकी रचना समझ में ही नहीं आती सामान्य जन को। रीतिकाल में आचार्य कवि किसे कहा गया है? जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की उन्हें आचार्य कवि कह दिया गया। ऑप्शन नंबर 1। रीति से मुक्त हैं, उपाधि प्राप्त है, काव्य रचना की, रीतिबद्ध होकर, ये सब नहीं। हाँ, रीतिबद्ध होकर काव्य रचना की ये आंशिक रूप से सत्य हो सकता है, लेकिन सर्वाधिक अच्छा ऑप्शन कौन सा है? जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की उन्हें आचार्य कहा गया। रीतिकाल में कौन सी परिस्थिति नहीं थी? तो भक्ति भावना का व्यापक प्रचार प्रसार डेफिनेटली भक्ति काल की विशेषता है, रीतिकाल की नहीं हो सकता। राज दरबारों में विलासिता का वातावरण पूरा था। बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसी प्रथाओं का जन्म हुआ, पूरा था, क्योंकि बाल विवाह और पर्दा प्रथा भारत की विशेषताएं नहीं है, हमारा इतिहास नहीं है, ठीक है। आक्रांताओं से, और इनके जो सैनिक थे ना, विरोध कौन करता? भारत में बचा ही कहाँ था कुछ जो विरोध कर पाते। उनको बुरी तरीके से इन लोगों ने दबा दिया, कत्लेआम मचा रखा था, है ना, और दिखाया ये गया कि सब कुछ बिल्कुल शांति था। तो बाल विवाह होने लगे, जल्दी लड़कियों की शादी करके उन्हें ससुराल विदा कर दो ताकि गंदी नज़र नहीं पड़े। पर्दा प्रथा आ गई, क्यों? ताकि गंदी नज़र हमारे यहाँ की गुणवती और सौंदर्यशाली महिलाओं पर नहीं पड़े। इसीलिए ये सब आक्रांताओं का परिणाम है। और उन आक्रांताओं की प्लीज़ कोई जाति नहीं थी, ठीक है, वो सिर्फ एक लूट मार करने वाले लुटेरे थे, बस यही उनकी जाति थी। उन्हें हिंदू और मुस्लिम मत कहिए, वो सिर्फ एक लुटेरे थे। और लुटेरे की, चोर डाकू की, और जो हमारे घर पे हमें लूटने आए उसकी कोई जाति नहीं हो सकती, वो दुश्मनी होता है बस। रीति काव्य के किन 2 प्रमुख नामों से विभाजित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर मुझे ये सही नहीं लग रहा। सही उत्तर होना चाहिए रीतिबद्ध और रीति मुक्त। इसमें ये ख वाला दिया गया है, पर रीति काव्य में रीतिबद्ध और रीति मुक्त 2 श्रेणियां हो सकती हैं, क्योंकि एक बिहारी को रीति सिद्ध कह सकते हैं, लेकिन अगर उनका पूछा जाएगा तो वो भी फिर रीति मुक्त धारा में ही आएंगे। तो आप ऑप्शन नंबर ग पेपर में लगाइएगा, क्योंकि सर्वाधिक उन्हीं की रीतिबद्ध है या रीति मुक्त है। अकेले बिहारी से तो कुछ हो नहीं जाएगा। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? अलंकृत काल। भक्ति मार्गी भक्ति में पुष्टि का अर्थ है भगवत कृपा, भगवान का अनुग्रह प्राप्त करना या कृपा प्राप्त करना। पुष्टि मार्ग का दार्शनिक आधार शुद्धाद्वैत, यानी कि वल्लभाचार्य का दार्शनिक आधार क्या था? दार्शनिक मत कौन सा था? शुद्धाद्वैतवाद। कृष्ण का संबंध किससे है? यदुवंश से है बेटू। पैसे वहाँ पे रख दिया मैंने सिक्का, अभी दे दूंगी आपको। स्वामी रामानंद किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? रामावत संप्रदाय के। स्वामी रामानंद, वही वाले रामानंद जिनके 12 शिष्य फेमस हुए हैं, जिसमें कबीर भी एक है, तो रामावत संप्रदाय के। कृष्ण भक्ति काव्य में कृष्ण को किसका अवतार माना है? विष्णु को। सूर की बाग वेगदिगता तथा उक्ति वैचित्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मिलता है उद्धव गोपी संवाद में। और ये जो लाइन पंक्तियां यहाँ लिखी हुई हैं शुक्ल की बुक में एज इट इज मिल जाएंगी। कृष्ण की लीला के वर्णन में किस भक्ति भाव की प्रधानता? माधुर्य भाव की। भक्तमाल किस एक भक्त कवि की रचना है? नाभादास की। राम भक्ति काव्य धारा के आदि प्रवर्तक हैं रामानंद। गुरु नानक, देखिए वैष्णव भक्ति के रामानुजाचार्य हैं, लेकिन राम भक्ति के रामानंद है। गुरु नानक देव का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? ननकाना साहब। किस संत कवि ने परिष्कृत ब्रिज भाषा में रचनाएं लिखी? सुंदरदास। ये सर्वाधिक पढ़े लिखे थे, तो यही करेंगे। दौसा के रहने वाले थे, जयपुर के निकट। कबीर किस मुगल शासक के समकालीन था? सिकंदर लोदी के। ठीक है, तो ये हो गया। और ये छोटी गुड़िया मेरी, देखिए ये कहाँ पे बैठी है, देखा ना बेटू, ये यहाँ पर आके बैठ गई है। ठीक है, तो वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलती हूँ कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। बेटा नमस्ते बोल दो सबको।